नमस्ते। ट्रेनिंग टाइम्स में आपका स्वागत। आज है 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस पर हम बाल अधिकार कार्यकर्ता समाधान अभियान की डायरेक्टर अर्चना अग्निहोत्री जी से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि कोविड-19 के समय में बाल श्रम को बढ़ने से कैसे रोका जाए। महामारी के पहले 4 सालों में बाल श्रमिकों की जो संख्या थी उसमें 84 लाख की बढ़ोतरी देखी गई थी। पूरी दुनिया में अब बाल श्रमिकों की संख्या 16 करोड़ है, जो कि रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। अर्चना अग्निहोत्री जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में ये बताएं कि किस तरह से हम बाल श्रम को बढ़ने से रोक सकते हैं, इसके क्या कानून है और किस तरह से क्या नीतियां बनानी जानी चाहिए जिससे इस पे काबू पाया जा सके। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं का भी कि वो इस विषय को सुनना चाहते हैं। बहुत ही तकलीफदेह विषय इसलिए है जी, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। जी। और एक जो साइकोलॉजिकल स्टडी आई है कि अगर छोटे बच्चों के ऊपर किसी तरह का ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस होती है, तो उनकी पर्सनैलिटी में डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इतना सब होने के बावजूद, और ये बच्चे हमारे आपके कोई बाहर से नहीं आते हैं, और हमारे ही आपके बच्चे इस मुश्किल में जा रहे हैं कि उनसे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। और कोविड के समय पे जो गंभीर समस्या हुई है वो हम आपको अगर बताएं, हुआ क्या है कि जो एक गरीब तबका था जो कि करीब करीब रोज कमाता था, रोज खाता था, वो यहाँ पे किराए पे आके रहता है अपने गांव को छोड़ के। किराए पे आके जब रहता है तो खाना मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि सबकी नौकरियां से इसे निकाल दिया गया था कि कोई भी अपने घर इन लोगों को काम के लिए बुलाना नहीं चाहता था। हाँ, कोविड के टाइम में ऐसी जी, कोविड के समय में यही समस्या हुई थी। अपने अपने घरों को वापस जाना पड़ा। हाँ, तो क्योंकि गाँव नहीं जाना चाहते थे। पिछली बार जाके इन्होंने देख लिया कि इनकी को कितनी परेशानी हुई थी, तो अब की बार ये लोग यहीं पे रुके रहे अपनी अपनी जगहों पे, जो किराए की जगह थी। रुक तो गए थे, लेकिन अब उनकी समस्या जो दूसरी थी कि उनको खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि कब तक लॉकडाउन चलेगा। पिछली बार तो मैंने रसोई चलाई थी, तो ये लोग वहां पे आते थे, खाना खाते थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जितने दिन मेरी 70 दिन रसोई चली, 70 दिन एक भी कोविड पेशेंट उस गाँव में नहीं निकला जहाँ पे स्लम मतलब गरीब लोग रहते हैं। 70 दिन पे जब मैंने रसोई बंद की है अपनी, क्योंकि वो टोटल लॉकडाउन उस टाइम पे खुलने लगा था, उसके 3 दिन बाद पहला कोविड पेशेंट आया और 10 दिनों में वो जगह कंटेनमेंट में बदल गई थी। खाने का इतना तगड़ा प्रभाव पड़ा था उनके सेहत पे, उनके सुरक्षा के लिए। ये तो आपको दिया हमने परसेप्शन की, हम जो रेफरेंस दे रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। कहना हम ये चाहते हैं कि अब ये गरीब लोग बेचारे, अब इनको किराया तो देना ही पड़ता है क्योंकि मकान मालिक किराया नहीं छोड़ रहे थे। गरीब गरीब लोग हैं, इनका मकान मालिक अक्सर जो है कोई बाहुबली टाइप का होता है, तो वो इन लोगों से पैसे ले लेता है। इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी कोविड में चली गई थी, 1-1.5 महीने पड़ी रही, तो इन लोगों के लिए किचन नहीं चला पाई। फिर मेरे पास जब कई लोगों के फोन आए तो फिर मैंने व्यवस्था करी कि इन लोगों को खाना के लिए अनाज वगैरह दिलवाया जा सके। तो ग्रीन पीस ने मेरी मदद करी इसमें। अनाज तो दिया, लेकिन इनके पास, इनके कईयों के फोन आए कि मैडम हमारे पास तो गैस का चूल्हा जलाने के भी पैसे नहीं है, गैस भी नहीं है, खाना कैसे बनाएंगे। हुआ क्या, क्योंकि मकान मालिक को किराया तो देना है, तो कहाँ पे ये लोग कटौती कर सकते हैं? अपने पेट पे। अपने को भूखा रखने की इनकी आदत इतनी पड़ चुकी होती है कि भूखा रहना इनको कोई बड़ी बात नहीं लगती है। इम्यूनिटी इसकी वजह से इनकी कम, इसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी पे चैलेंज आया। बच्चों में कुपोषण कुपोषण की वजह से इनको खतरा ज्यादा हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब जैसे कहीं मंदिर में बच्चों को भेज दिया, कहीं मस्जिद में भेज दिया, गुरुद्वारे में, कि इनको तो कम से कम पेट भर के खाना कुछ तो मिल जाए। आपने देखा होगा मार्केट में इस टाइम पे, हालांकि इक्के दुक्के दुकानें खुली थी, लेकिन ये बच्चे बहुत सारे घूम रहे। इतना दुख हो रहा था इनको देख के। जब पूछा तो इन्होंने कहा कि 1-2 बच्चों ने बताया कि हाँ, मम्मी पापा ने भेजा है कि तुम लोग को तो कम से कम खाना खा लो जाके, और अगर ज्यादा मिल गया तो हम लोग अपने मम्मी पापा के लिए भी ले जाएंगे। ये हालत हुई है, तो ये भी तो एक बाल श्रम का ही हिस्सा है। अब इसमें मैं दोष किसको देती हूँ, कमी कहाँ पे है, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर जगह पे जो भी रूलिंग पार्टी है जिस स्टेट में, जैसे दिल्ली में जो है, उनके कार्यकर्ता हर जगह पे होते हैं, हर बूथ पे। हर बूथ मतलब मार्केट वगैरह में सब जगह पे उनके सपोर्टर्स और सब लोग मिलते हैं, और ये लोग रिपोर्ट भी करते हैं अपने मतलब कि चुने हुए नेताओं को। दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सरकार जो थी, उनका डीएम का ऑफिस यहाँ से 2 किलोमीटर पे, वहां पे पता चला कि खाना बन रहा है किसी के लिए, लेकिन यहाँ जो है जमरूदपुर विलेज जो था, वहां तक खाना नहीं पहुंच रहा। कहाँ पहुंच रहा था नहीं पता है। भ्रष्टाचार इस हद तक हुआ है, जमीन पे हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, हम ही लोगों को। लेकिन अकेले आवाज उठाने से कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ज्यादा मजबूत हो गए हैं। कितने मीडिया भी जो है उनको, मीडिया भी नहीं सुनता है। मीडिया से शिकायत भी करो तो मीडिया नहीं सुनता है कि जो है भ्रष्टाचार चल रहा है।
जी। किसी ने कुछ नहीं सुना और बच्चे बेचारे, तो ये बाल श्रम तो हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इस जमीन लेवल पे काम करेंगे और हो सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है जहाँ पे हम कमी पाते हैं। जी। उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 6 लाख के आसपास झुग्गियां हैं, यहाँ पे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? क्योंकि रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड कम ज्यादा हो सकती है। आपके उसमें कितनी संख्या में यहाँ बाल श्रमिक हैं राजधानी में? देखिए हमें देखिए ऑफ हैंड याद नहीं है, इसलिए मैं कोई नंबर कोट करके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, 6 लाख तो झुग्गियां हैं। झुग्गियों के अलावा भी जो गरीब लोग हैं वो रहते हैं एक एक कमरे में। जो यहाँ पे जितने भी गांव हैं, एक एक विधानसभा में 4 से 5 गांव आते हैं और एक एक गांव में 10 से 15 हजार लोग फैमिलीज रहती हैं और एक एक फैमिली में कम से कम 2 बच्चे हैं। अब आप उसी से हिसाब लगा लीजिए कि 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं में 7 चौक 28, 280 विलेज मिनिमम रख लीजिए और 280 विलेज इंटू अगर 10,000 फैमिली है तो 20,000 बच्चे रख लीजिए। तो ये देखिए 280 इंटू 20, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, करीब 5 साढ़े 5 लाख बच्चे जो है यहाँ पे हैं। ये भी बाल श्रमिकों की श्रेणी में ही आते हैं। इनसे बाल श्रमिक ऑफिशियल नहीं होती है तो अनऑफिशियल क्या होती है कि माँ बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को देखभाल कर रहा होता है, तो बेबी सिटिंग कर रहा होता है, जो डे केयर का काम होता है वो कर रहा होता है वो बच्चा। उसके अलावा घर का खाना बर्तन सब कर रहा होता है, क्योंकि माँ बाप दोनों कमा रहे हैं। छोटा सा 5 साल का बच्चा ही इनके घरों में काम करने लगता है, जबकि उसको स्कूल में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। मेरे तो एक और कंसर्न है कि जैसे दिल्ली में आपका समाधान अभियान हो गया, दिल्ली बाल आयोग हो गया, कैलाश फाउंडेशन हो गया, इस तरह की तमाम संस्थाएं हैं जो दुकानों से, फैक्ट्रियों से जगह जगह चल रही हैं। वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, कई महीनों से उनको पैसे नहीं दिए गए, तो बहुत दूर से लाए गए हैं, झारखंड से, बिहार से या किसी भी स्टेट से, तो उनको छुड़ा के वो वापस उनको खाने पीने रहने की और उनको घरों में भिजवाते हैं, ये काम करते हैं। तो अभी जो सरकार की नीतियां हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, उनमें क्या खामियां हैं? लगातार बाल श्रमिक क्यों बढ़ रहे हैं? एक बात आपको बताएं, नीतियां बहुत अच्छी बनी हुई है, प्रॉब्लम यही है अपने देश में बच्चों के कानून बहुत बढ़िया बने हैं। अच्छा, समस्या कहाँ पे है? उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकारें इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस अभी भी नहीं कर रही हैं। नीतियों में कमी नहीं है, हम लोगों जैसी एनजीओ को सिर्फ इसलिए काम करना पड़ रहा है कि उन नीतियों को हम लोग मतलब कि कार्य रूप में ला पाए, और कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम नीतियों को दोष नहीं देंगे इस बार जो दोष है हमारा दोष है। हम लोग इतनी जोर से आवाज नहीं उठा रहे हैं कि व्यवस्था के कान पे जूरेंगे। व्यवस्था बिल्कुल बहरी हो गई है। एक आखिर में छोटी सी बात की, अगर मान लीजिए कि हमारे आसपास समाज में कोई बाल श्रमिक हमें किसी दुकान पे काम करता हुआ दिखता है, तो उस दुकानदार के खिलाफ क्या क्या मामला बनेगा और हमें उसकी कहाँ सूचना देनी होगी? देखिए, हम तो 1098 को कॉल कीजिए, चाइल्ड लाइन को, वो बेस्ट रहेगा जी। और 1098 तुरंत काउंसलर के संग और पुलिस के साथ आते हैं। पर हम जो कहेंगे आपसे, देखिए अज्ञानता भी है उनके। हम जानते हैं हमारे घर में भी काम वाली है, तो काम वाली क्या करती है, अपने लड़के को किसी की दुकान पे लगा दिया। हमने कहा कि इसको मत लगाओ काम पे, क्योंकि हम तुम्हें जेल भेज देंगे। तो उसने क्या किया, लड़के को गांव भेज दिया मेरे हिसाब से। लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरे गांव में कहीं पे वो काम कर रहा है। और वहां पे जब यहाँ पे काम पे लगाने गई थी तो हमने उस दुकानदार से कहा था, क्योंकि हमें पता चल गया, इसने हमें बड़े प्यार से बताया कि हमने वहां पे इसको काम पे लगा दिया। तो हम उस दुकानदार के पास गए, उससे हमने बताया कि कानून है, तुम्हें जेल हो जाएगी। अब वो हमें जानता था कि हम मतलब पुलिस को जरूर कॉल कर लेंगे, तो उसने नहीं देखा। पर उसने कहा कि मैडम जी हमारे हाथ जोड़ रही है, हम क्या करें बताओ, ये भी बेचारी इसी गांव में रहती है, अगर इसकी हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये एक जो एस्पेक्ट है ना, तरस का एस्पेक्ट, इसको दूर करने के लिए कानून तो कड़ा होना चाहिए, जागरूकता भी लाने की जरूरत है। वो बेचारा दुकानदार सिर्फ इसलिए रखने को तैयार हो गया था क्योंकि इस काम वाली ने कहा कि हमारे घर में खाने को नहीं है, ये बच्चा भूखा मरेगा, इसको काम सीख जाएगा तो कल को इसको नौकरी अच्छी मिल जाएगी, तुम्हारे यहाँ जितना भी पैसे में काम करेगा इसको करवा लो काम। उम्र एक बड़ा इसमें वो है कि मुझे लगता है कि 6-7 साल से लेके 14 साल, 15 साल, 16-17 साल तक के बच्चे काम करते हैं। 18 साल में तो हमारे यहाँ वोट डालने को बड़ा मान जाता है जी, तो वो काम कर सकता है, बालिग है, उसको नौकरी करने का जी। लेकिन एक वो भी एक्सपेक्ट है कि 14 साल से कम उम्र के ज्यादा बच्चे बहुत सारी चीजों में जैसे उनकी तस्करी भी की जाती
राज्यों से बाहर ला के यहाँ रखे जाते हाँ, ऑर्गन्स के लिए एक्चुअली देखिए 14 साल से कम बच्चों का 2-3 कामों में बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है। एक तो इनका जो है आपको पता ही होगा हिंदुस्तान में लड़कों की सेक्सुअल अब्यूज लड़कियों से भी ज्यादा हो रही है, लड़कों को भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले जाया जा रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आखिर में कि एक कोई मोटी बात जिससे आपको लगता है कि इस पे रोक लगाई जा सकती है, सरकार ऐसा क्या करे कि बाल श्रम पे रोक पूरी तरह से इसके उन्मूलन के लिए कोई ऐसी एक बहुत बढ़िया आपने सवाल। जी, सरकार को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने अधिकारियों पे कड़े एक्शन ले जब वो लापरवाही करते पाए जाएं। शिकायतें तो हम लोग करते हैं, शिकायतों पे ध्यान देना शुरू कर दे तो अपने आप खत्म हो जाएगी सारी समस्या। बस सरकार को इतना करना है और वो कोई बड़ी बात नहीं, उनके पास पूरी व्यवस्था बनी हुई है, शिकायत का सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के लिए अधिकारी रखे गए, अधिकारियों की तनख्वाहें चल रही हैं, उनके सबके मीटर डाउन है, चाहे गाड़ी चले चाहे ना चले, ये चल रहा है। सिर्फ सरकार को अपने अधिकारियों को ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है और कुछ नहीं जरूरत है, सब अपने आप हो पड़ेगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपने ट्रेनिंग कैंप से बात की, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस पर हमें तमाम जानकारियां दी, हमारे श्रोताओं के लिए तमाम जानकारियां दी, समाधान बताए। आपका ट्रेनिंग टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।